दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पर दीपक बोरा जी, बार बार हम ये कह रहे हैं कि टारगेटेड स्ट्राइक्स कमांडर्स पर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर इजराइल कर रहा है। इसकी क्या गारंटी है कि ईरान भी ऐसा करना शुरू नहीं कर सकता? ईरान के पास वो क्षमता नहीं है। जिस दिन से इजराइल की स्थापना हुई है 1948 से, और उसके बाद जब ये मोसाद कुछ 2-3 साल के बाद बना है, टारगेटेड असैसिनेशंस उनकी स्पेशलिटी है। मैं रेकमेंड करूंगा जितने लोग ये प्रोग्राम देखें, ये किताब पढ़िएगा। मेरे मित्र रोनन बर्गमैन ने लिखी है। उसका शीर्षक है राइज एंड किल फर्स्ट। उठो और पहले मारो, इससे पहले कि वो आप पे हमला कर सके। तो ये बहुत देर से, सिंस द 90s, ये टारगेटेड असैसिनेशंस कर रहे हैं। साइंटिस्ट को मारा है, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को मारा है, डिफेंस वालों को मारा है, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स को मारा है। ये करते जाते हैं। ये लो कॉस्ट ऑप्शन है उनके लिए। पूरी इन्वेजन करना मुश्किल हो जाता है, तो चुन चुन के ये मार रहे हैं। ईरान के पास ये क्षमता नहीं है मैम। इजराइल के जो एजेंट्स हैं वो ईरान में बहुत पेनिट्रेट कर चुके। इतना बड़ा देश है, 10 करोड़ की या 9 करोड़ की आबादी आसान है। इजराइल तो छोटा सा है, 1 करोड़ की आबादी भी नहीं है। उनके लिए बहुत मुश्किल है, ईरानियंस के लिए, कि इजरायली जो सिस्टम है, इजरायली सोसाइटी है, उसमें पेनिट्रेट करना। इसीलिए जिस तरीके से अभी स्ट्राइक्स हो रहे हैं, देखिए एक और वीडियो जो है वो इजराइल ने रिलीज किया है। उन्होंने कहा है, कल उन्होंने कहा था कि एक अस्पताल के ऊपर स्ट्राइक किया है ईरान ने। अब उन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन सेंटर, यानी कि एक ऐसी जगह जहां बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है, उसको टारगेट बना करके ईरान ने हमला किया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया इजराइल ने, और ईरान ने बदले में बच्चों का जो सेंटर है उसको टारगेट किया है। लेकिन बार बार ये जो एक डायकोटमी है वो दिखाई जाती है, ये ग्लोबल पब्लिक के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, इजराइल पर भी, ईरान पर भी, कि आप कितना लंबा ये युद्ध को खींचेंगे। बार बार इजराइल ये बताने की दुनिया को कोशिश कर रहा है, हम उनके न्यूक्लियर साइट्स पर टारगेट कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को, सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। एक तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया था, हमने बताया था कि देखिए हमने उनके टेरर टारगेट्स को अटैक किया है, वो हमारे सिविलियंस को मार रहे हैं, और वही एक तरीके से प्लेबुक अभी इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि प्लेबुक तो कर रहा है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो कहीं ना कहीं ईरान इन प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है, और वो वैसे इजराइल ने भी पहले किया है गाजा के अंदर, अब ईरान कर रहा है। अभी दूसरी चीज जो ड्रोन की बात हो रही थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आपने कहा था जो 400 से ऊपर और 450 और 500 के बीच में जो ड्रोन्स आए हैं, आप ये देखिए कि एक ड्रोन आता है 20,000 से $50,000 का, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ड्रोन गया, और उधर से इंटरसेप्टर मिसाइल आ रही है 3 से 4 मिलियन डॉलर की। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ईरान की कि वो पहले ड्रोन्स भेजता है, उनकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स को कंज्यूम कर रहा है, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं। तो ये देखिए कि तभी उनकी जो क्षति पहुंच रही है वो बहुत ज्यादा है। और दो चीजें हो रही हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी कूलिंग की जरूरत है। एयर डिफेंस सिस्टम्स की टोटल किल प्रोबेबिलिटी भी 90% से ऊपर नहीं हो सकती। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आज 10 से 15 नहीं, मैं ये कहूंगा 15 से 20% मिसाइल्स जो हैं वो निकल के लग रही हैं अपने टारगेट्स को। और कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ है, इससे बर्बादी हुई है हाइफा पोर्ट की, रिफाइनरी की, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, हॉस्पिटल की, उनकी स्टॉक एक्सचेंज की, डायमंड ट्रेड सेंटर की, और कहीं ना कहीं उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी, और एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी टारगेट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी पॉलिसी चेंज जो है, ईरान की स्ट्रैटेजी जो है, वो है ग्रेजुएटेड एक्सकलेशन। और मुझे लग रहा है कि इनकी मिसाइल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जो इजराइल के पास इंटरसेप्टर सिस्टम्स हैं उसके नंबर्स कम हैं। और वो अपनी मिसाइल्स को अभी बचा करके रख रहे हैं। पहले ड्रोन्स पे ड्रोन्स मार रहे हैं, मिसाइल्स का इस्तेमाल वो थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। सुशांत सरी। हाँ, पद्मजा, जहां तक मेरा ख्याल है, देखिए, एक तो ईरान के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके पास उतनी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स नहीं है टारगेटिंग के। तो उन जो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी मिसाइल का, वो शायद उतना एक्यूरेट नहीं है। उनके पास शायद उस लेवल की इंटेलिजेंस भी नहीं है कि वो एग्जैक्टली जहां पर इजराइल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वहां पर टारगेट कर सकें। तो एक लिहाज से दे आर फायरिंग ब्लाइंड। वो मतलब कि दाग दी मिसाइल, अब जहां पर भी गिर जाए वो ठीक है।
दूसरी चीज ये जो एयर कॉमोडोर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि जो कॉस्ट ऑफ वॉर है उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो असला ईरान इस्तेमाल कर रहा है और जो असला इजराइल इस्तेमाल कर रहा है उसके बीच में जो अंतर है। और ये हमारे यहां पर जब हमारा पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था अभी 4 दिन का, तो हमारा जो हमने सिस्टम्स का इस्तेमाल किया था वो मोरलेस उसी भाव के थे जिस तरीके के सिस्टम्स पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे थे, इनफैक्ट उससे भी कई जगहों पे सस्ते थे। सो एज अ रिजल्ट फाइनेंशियली भी हमारे ऊपर इतना कोई बर्डन नहीं पड़ा। अगर हम हर चीज के लिए, हर ड्रोन के लिए या हर कोई जो छोटी मोटी मिसाइल वहां से आ रही थी उसके लिए S-400 का इस्तेमाल करते तो अभी तक हमारा भी भट्टा बैठ गया होता। तो वो भी एक फैक्टर होता है, कॉस्ट फैक्टर। और ये भी देखिए, ये अमरीकियों ने भी कहा था, ये सिर्फ इजराइल और ईरान का ही मामला नहीं है। एक अमरीकी सदर ने ये कहा था कि भाई देखिए, अफगानिस्तान में अगर एक तंबू लगा हुआ है जिसमें एक ऊंट वाला तंबू है, वो $10 का है, और उसके लिए अगर मैं $10 मिलियन की मिसाइल का इस्तेमाल करता हूं तो ये कहां की अकलमंदी है। तो ये एक फैक्टर जरूर होगा। अब क्या ईरान के पास, जैसे एयर कॉमोडोर साहब बोल रहे हैं कि ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स है, हो सकता है कि ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स हो, लेकिन यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो उनके स्टॉक पाइल्स हैं मिसाइल्स के, वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हो। और अगर स्टॉक पाइल्स हैं भी तो उसके लिए जो लॉन्चर्स की जरूरत है वो शायद उस पर्याप्त मात्रा में ना हो। इसीलिए अगर आप देखें तो जो मिसाइल्स फायर हो रही हैं ईरान से इजराइल की तरफ, उसका जो तादाद है वो काफी हद तक कम हो गई है। वो इतनी ज्यादा और उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आज से 3-4 दिन पहले थी। तो वो भी एक फैक्टर है। ठीक है, उसकी तीव्रता ज्यादा है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो कितनी क्षमता में है और क्या वो ईरानियन मिसाइल्स हैं या वो कहीं से उनको दी जा रही हैं, चीन से या रूस से या किसी और से। और अगर रूस दे रहा है तो क्या रूस की अपनी जंग नहीं है, तो उसके पास कितनी क्षमता है ये देने की। और अगर चीन दे रहा है और मिसाइल्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो फिर चीन के ऊपर क्या असर पड़ेगा या किसी और देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे ख्याल इसको भी कंप्लीटली नजरअंदाज नहीं किया। इस सबको फैक्टर इन करने की जरूरत है और तभी समझ में आएगा कि दोनों तरफ की कितनी लास्टिंग पावर है, कौन अंत तक डटे रहेगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।